स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग बोर मॉडल पढ़ रहे थे। आज हम बोर मॉडल का इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन सीखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। और उससे पहले एक दो सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक configuration of an atom is 3d6, right, according to Aufbau rule. Find atomic number. Find atomic number of that element. Okay, so लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबसेल में इंटर कर रहा है, तो डी के पहले आप बच्चों क्या फिल करते हो 4s, तो 4s2, उसके पहले क्या होता है 3p6 एंड 3p से पहले 3s2 1s2 2s2, करेक्ट। सो ऐड दिस, सॉरी इसके पहले 2p6 भी तो होता है 2p6, सो 10 + 2 12 18 20 and 26, तो एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 26 एंड एलिमेंट क्या होगा फिर ये आयरन। सो आउटर कॉन्फ़िगरेशन दे करके आपसे एलिमेंट पूछ सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ जी, व्हाट इज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ जी, सॉरी एन, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर g orbitals। g ऑर्बिटल्स के लिए n की लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि l की वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरह हो सकती हैं। 0 वैल्यू होती है s के लिए, 1 होती है p के लिए एंड 2 होती है d के लिए, f एंड देन g। सो g के लिए l की वैल्यू कितनी आएगी 4, और यू नो l डिपेंड्स अपॉन n, l डिपेंड्स अपॉन n फ्रॉम, कैसे, फ्रॉम 0 to n-1। सो l की वैल्यू अगर 4 है तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5। सो n, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n विल बी 5, यानी फिफ्थ सेल से ही g स्टार्ट होगा आपका। आपको याद है फर्स्ट सेल में s सब सेल, सेकेंड सेल में sp, थर्ड सेल में spd, फोर्थ सेल में spdf एंड फिफ्थ सेल में spdfg। जिस नंबर का सेल होता है उतने ही सब सेल्स होते हैं। सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, फाइंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+3 आयन। Cr+3 आयन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट बताना है आपको। सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि Cr3+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। सो यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज गिवन बाय फॉर्मूला n+2 and Bohr magnetron is the unit. So here n क्या होता है,
here n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, रिमेंबर। सो पहले हम क्रोमियम का लिखेंगे। तो मैंने कहा था जब चार्ज दिया हो तो आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। सो यू कैन राइट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d4। बट इसमें क्या होता है एक्सेप्शन। सो इसको हम फाइनली क्या लिखते हैं 4s1 3d5। नाउ कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है तो हम पहले आउटर से रिमूव करते हैं। तो Cr+3 के लिए कैसे लिखोगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होगा तो 0 हो जाएगा, एंड फिर 2 इससे रिमूव होंगे तो ये कितना बचेगा 3। ओके, सो 3 बचे। अब ये 3 जो बचे हुए यहाँ पे बच्चों, इसको हम डी सबसेल में भर देते हैं। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, सो 3 अनपेयर। तो कितना आंसर आ गया √3 3 + 2 बोर मैग्नेट्रॉन, करेक्ट। और क्योंकि इसके पहले के जो भी सबसेल्स हैं ऑल आर फिल्ड। सो क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। सो स्पेक्ट्रम में बोर मॉडल से वी आर एबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नाउ सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, इससे आप अवेयर हो। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेनबो देखा आपने 7 डिफरेंट कलर्स। सो उसी तरीके से जब लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो जो लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाते हैं विथ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इनटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। और जिस इंस्ट्रूमेंट में ये हम ऑब्जर्व करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज टर्म्ड स्पेक्ट्रोस्कोप। यू कैन सी दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ये सोर्स ऑफ लाइट है, जनरली इट इज अ वाइट लाइट, एंड व्हेन इट pass through the prism, this is a prism, then this by a mechanism this prism divided this beam of light into 7 different color, and these colors are Wave-Giver, correct। एंड इस कलर जो 7 डिफरेंट कलर है बच्चों, इसमें आपको पता है कि जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा रेड की होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वायलेट की, करेक्ट। नाउ जो स्पेक्ट्रम है स्पेक्ट्रम जो है इसके 2 टाइप हैं, हमें पढ़ने हैं एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बच्चों हमको मोर फोकस तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में करना है, लेकिन उसके पहले डिफरेंट टर्म्स हैं वो सीखने पड़ेंगे। तो एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो जो अभी मैंने बताया है वो एमिशन स्पेक्ट्रम की ही डेफिनेशन है। देखो क्या होता है। अच्छा, एमिशन स्पेक्ट्रम फर्दर 2 तरीके से बोला जाता है, कॉन्टिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही बोलते हैं इसको, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें एक और भी हो सकता है बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखो एमिशन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करना हो तो बस इतना ही बोलना है आपको कि लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म एंड इट सेपरेट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, नो प्रॉब्लम। नो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, फिर से सेम बात मैं बोल रहा हूँ, व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म
it gets resolved into several colors. Each color merge into another. क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ बेटा, देखो जो ये 7 डिफरेंट कलर मिले हैं आपको, जैसे मान लो ये आपका वायलेट है, तो इसी वायलेट में मिक्स है इंडिगो। ऐसा नहीं कि वायलेट कलर यहाँ मिला फिर ये इंडिगो है फिर ये ब्लू कलर है ग्रीन, ऐसा नहीं होता। ये कलर बिल्कुल एक दूसरे पे कॉन्टिन्यूअस है, एक दूसरे पे मर्ज हैं। यू बेटर वर्ड यू कैन से कि वी गेट ए मिक्सचर ऑफ कलर्स। ठीक है, सो मिक्सचर ऑफ कलर मतलब क्या है कि वन कलर मर्ज इनटू अनदर कलर। ओके, सो इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज दीज कलर्स आर सो कॉन्टिन्यूअस। सो कॉन्टिन्यूअस मीन्स वन कलर मर्ज इनटू अनदर। तो सेम बात है, so each color merge into another, that's why it is called continuous spectrum. now इसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम को हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें लाइन स्पेक्ट्रम ही मेनली पढ़ना है। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम होता है, इसलिए पहले मैं आपको बताता हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। देखो ध्यान से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या करते हैं, व्हेन व्हाइट लाइट या लाइट फ्रॉम एनी सोर्स जो है वो पहले प्रिज्म से ना पास करके हम किसी सोल्यूशन से पास करें। सपोज दिस इज ए कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन या एक्वस NaCl सोल्यूशन। ओके, सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं, क्या करते हैं हम लोग कि व्हेन लाइट फ्रॉम एनी सोर्स फर्स्ट पास थ्रू अ सोल्यूशन देन द प्रिज्म, देन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट लाइट इज पास्ड थ्रू अ सोल्यूशन, पहले लाइट को किसी सोल्यूशन से पास करते हैं, देन प्रिज्म। ओके, फिर उसके बाद हम इसको प्रिज्म से पास करते हैं। तो इससे होता क्या है, जो सोल्यूशन में पार्टिकल है बच्चों, these particles क्या करते हैं, these particles absorbs light। ओके, अब एब्जॉर्ब किया लाइट को, तो लाइट के किसी कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करेंगे। दे में एब्जॉर्ब वायलेट कलर, दे में एब्जॉर्ब ब्लू या येलो या ऑरेंज या रेड, या दो इनमें से 2 या 3 कोई कलर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा उस कलर के प्लेस पर हमें ब्लैक स्पॉट दिखेंगे। क्यों, बिकॉज वो कलर तो एब्जॉर्ब हो चुका होगा। तो हमें क्या चेक करना है इसमें, हम स्पेक्ट्रम किसका देख रहे हैं कि कौन से कलर फाइनली हमको मिले। जो कलर हमको नहीं मिलेगा हम कहेंगे वो कलर सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, बिकॉज हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि विच टाइप ऑफ कलर्स या which colors are absorbed by the solution, ये हम मेजर कर रहे हैं बाय स्पेक्ट्रोग्राफ। बिल्कुल अंडरस्टूड है। ठीक है, दिस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नाउ कम टू द another part of emission spectra, that is hydrogen spectrum, sorry लाइन स्पेक्ट्रम। इसी पार्ट को हमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू बी कंटिन्यू। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो मैंने कहा कि जैसे मैं अभी बोलता हूँ आपसे कि व्हेन लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। अब हम लाइट एनी सोर्स ना बोल के मैं बोल सकता हूँ व्हेन लाइट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स, व्हेन लाइट फ्रॉम हीलियम एटम्स, या व्हेन लाइट फ्रॉम सोडियम एटम, या बेटर तरीके से बोलूँ व्हेन लाइट फ्रॉम हाइड्रोजन लैम्प। अब बताओ मुझे, हाइड्रोजन लैम्प में क्या एक हाइड्रोजन एटम होगा क्या, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होंगे, 2 मोल्स 3 मोल्स या 10 मोल्स हाइड्रोजन मान लो। ठीक है, तो व्हेन लाइट फ्रॉम एटम्स इज पास थ्रू अ प्रिज्म, बस जहाँ पे वहाँ पे बोलते थे ना व्हाइट लाइट या लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, यहाँ पे एटम्स से बोलोगे कि लाइट फ्रॉम एटम्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एटम्स के अंदर इतनी लाइट कहाँ से आई, एनर्जी कहाँ से आई। अब याद करो, जब लेक्चर शुरू हुआ था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में, तो मैंने वहाँ पर एक बात कही थी डाल्टन के ड्रॉबैक में
कि डाल्टन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि एटम रेडिएशन इमिट क्यों करते हैं, और आज वही क्वेश्चन वापस से आया है। अब इसी बात का जवाब बोर मॉडल में मिल रहा है बाय एक्सप्लेनिंग द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी रेडिएशन वो इमिट करेगा कि हमको स्पेक्ट्रम भी मिल जाएगा डिफरेंट कलर का। बट इस बार स्पेक्ट्रम में हमको लाइन मिलेंगी, डिफरेंट कलर लाइन, और इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। एक लाइन दूसरे लाइन से बिल्कुल सेपरेट दिखेगी आपको, ठीक है। चलो अच्छा, नंबर ऑफ लाइन्स मिलेंगी और सभी लाइन को देखा भी जा सकता है, केवल विजुअल लाइन्स को देखा जा सकता है, यानी कि जो लाइन हमको विजुअल रीजन मिले। तो पूरी बात अभी हम समझते हैं। देखो ध्यान से कि लाइट इतनी कहाँ से आई एटम्स के अंदर। तो ये कोई ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब को इस बैटरी से कनेक्ट किया गया है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हैं। ओके बच्चों, बहुत सारे इसके अंदर हाइड्रोजन एटम हैं। अब जैसे हम एनर्जी दे रहे हैं इस बैटरी से इस ग्लास ट्यूब को, तो हाइड्रोजन एटम में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो न्यूक्लियस, और आपको पता है कि बोर ने कहा है कि न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल प्रेजेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो देखो एक एनर्जी लेवल, दूसरी एनर्जी लेवल, इस तरह बहुत से एनर्जी लेवल हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, ठीक है। और जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो फर्स्ट से कहाँ जाएगा बताओ? इट में गो इनटू सेकेंड एनर्जी लेवल या थर्ड एनर्जी लेवल या फोर्थ एनर्जी लेवल, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है? बिकॉज वी हैव कनेक्टेड एनर्जी सोर्स विथ एनर्जी सोर्स। अब मुझे बताओ, इस ग्लास ट्यूब के अंदर मैंने तो हाइड्रोजन आपको केवल 5 दिखाए हैं, लेकिन कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं? यू मे कंसीडर देयर आर 6.02 10 की पावर 23 हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताना, क्या सभी हाइड्रोजन बराबर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे? नो। कुछ हाइड्रोजन बीच में हैं, कुछ इस वॉल्स के किनारे हैं ग्लास ट्यूब के, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ डाउन हैं, मूव करते रहते हैं आपस में इनके आपस में। अच्छा, इस ग्लास ट्यूब के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन है, तो उनके बीच में कोलिजन भी हो रहे हैं, तो उनकी खुद की थोड़ी बहुत एनर्जी पहले से ही है। तो मैं कह रहा हूँ कि सभी हाइड्रोजन सेम अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अब 10 की पावर 23 यू कैन इमेजिन कितने हो सकते हैं। लेट अस कंसीडर कि इसके अंदर ऑल्दो 10 की पावर 23 से कम नहीं होंगे, बट लेट अस कंसीडर कि इसके अंदर 100 हाइड्रोजन है, 100 हाइड्रोजन एटम्स हैं बच्चों, ठीक है। तो 100 हाइड्रोजन एटम्स में मान लो 10 ने एक जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब की, 20 ने अदर एब्जॉर्ब की, फिर नेक्स्ट 5 ने अदर एब्जॉर्ब की, फिर नेक्स्ट 15 ने अदर एब्जॉर्ब की। ऐसे हम सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करेंगे। तो फाइनली मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि व्हेन यू कनेक्टेड दिस ग्लास ट्यूब इन ए बैटरी सोर्स, एनर्जी सोर्स, देन इलेक्ट्रॉन या one electron in hydrogen atom gets excited into higher energy level, and वो high energy level क्या हो सकती है? It may be another energy level, that is second, it may be third, it may be fourth, it may be 5, depending upon the amount of energy it has absorbed, hydrogen has absorbed, correct। और ये सभी हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ। So now when energy supplied, the electron moves to high energy level, energy cell, depending upon amount of energy absorbed, and then return back to the lower energy levels। जब हम लाइट इसको देना बंद करेंगे तो जो भी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो वापस से इमिट कर देगा। आप घर से बाहर जाते हैं एनर्जी लेकर के, जब वापस आते हैं तो एनर्जी लेकर जाते हैं, फिर वापस उसको इमिट करते हैं एटम की केस में, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये या इस सेल पे पहुंच गया, फिर वापस इसमें आएगा और जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की उसको क्या करेगा? इमिट। लेकिन किसके फॉर्म में इमिट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यही बात तो प्लैंक ने कही थी, सारी बातें तो यहाँ पे आ गई। प्लैंक ने क्या कहा था कि जो सब्सटेंस होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, करेक्ट। तो अब बताओ मुझे, इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, सभी में इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में गया,
10 में मान लो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में गया पहले से, कुछ में इलेक्ट्रॉन गया थर्ड एनर्जी लेवल में, और ये भी तो हो सकता है कि पहले से कुछ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन सेकेंड में रहा हो, पहले से सेकेंड एनर्जी लेवल में रहा हो तो वो फोर्थ में चला गया हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट और सभी बराबर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। नाउ सभी में हाई एनर्जी में गया, फिर वापस लौट के आया तो एनर्जी को इमिट भी किया इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और जो एनर्जी इमिट किया है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसी इतने से हाइड्रोजन ने एनर्जी को इमिट किया, वही रेडिएशन को एक बीम के थ्रू बाहर निकली और उसको हमने किससे पास कर दिया, प्रिज्म से पास कर दिया। और प्रिज्म से पास करने के बाद ये जो रेडिएशन है इमिटेड बाय ऑल हाइड्रोजन एटम्स इज पास थ्रू अ प्रिज्म, एंड देन हमको क्या मिलते हैं, डिफरेंट लाइंस विद डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और ये लाइन बहुत सारी मिलती हैं, कुछ विजुअल रीजन में, कुछ आईआर रीजन में। क्यों? क्योंकि ईएमआर के तो बहुत सारे रीजन है ना, तो कुछ यूवी रीजन में, कुछ आईआर रीजन में, कुछ विजुअल रीजन में, बट हमारे लिए कौन सी विजुअल है, केवल विजुअल रीजन, यानी कि विबग्योर वाली लाइंस। ओके, नाउ इस बात को हम वापस समझते हैं। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि हाइड्रोजन सैंपल है, उसको एनर्जी सोर्स से जोड़ा गया है और उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की। उस एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी स्टेट में गए या हाई एनर्जी लेवल में गए, फिर वापस से लौट के आए और एनर्जी को एमिट भी किया। जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, जो एनर्जी इमिट हुई वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसको हमने प्रिज्म से पास किया एंड वी गेट लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो आप ये कहोगे सर लाइन कब मिलेंगी, तो लाइन तभी मिलेगी जब वो रेडिएशन का जो सोर्स है वो एटम्स होता, इसलिए बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्लियर एकदम? ओके, चलो अब इस स्पेक्ट्रम को जरा एक बार देखते हैं बहुत अच्छे से। ये देखो ध्यान से, ये मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया है और मुझे देखना है कि ये मैंने बिना स्केल लेके बनाया हुआ है, समझ रहे आप, ऐसे हाथ से ड्रॉ किया है। आप ट्राई करना कि आप इससे अच्छा बिना स्केल के बना लोगे क्या, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइज मिलेगा अगर आप बना लोगे तो। नाउ कम टू द टॉपिक। These are the various energy level present in hydrogen atoms। न्यूक्लियस के बाहर ये बहुत सा एनर्जी लेवल है, मैंने 7 तक ड्रॉ किया, यू कैन कंसीडर 8, यू कंसीडर 9, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट, ठीक है? अब देखो क्या बताया नील बोर ने, although उन्होंने सारे सीरीज को एक्सप्लेन नहीं किया था, उन्होंने केवल विजुअल लाइंस को एक्सप्लेन किया था, जो लाइन हमको विजुअल थी, बट मैं उनके मॉडल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो अगर सभी हाई एनर्जी लेवल से, अच्छा बच्चों एक ध्यान देना, n=1 को बोलेंगे ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट एनर्जी लेवल, n=2 क्या बोलेंगे, सेकेंड एनर्जी लेवल, और दूसरा नाम क्या है इसका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जैसे जब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है तो जो सबसे नीचे फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर जिसे बोलते हो आप, ग्राउंड स्टेट होता है। ग्राउंड स्टेट के बाद फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वैसे यहाँ पर भी है। देखो दिस इज द ग्राउंड स्टेट, फिर ये आपका सेकेंड फ्लोर हुआ, सेकेंड एनर्जी लेवल हुआ। तो अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हुई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अब इलेक्ट्रॉन n=1 से नीचे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाए तो वो सबसे पहले कहाँ जाना चाहेगा, n=2 में। अगर मान लो उसको इतनी एनर्जी मिली तो वो n=2 में गया, ज़्यादा दे दी तो 2 को छोड़ के 3 में चला गया। तो जब 2 को छोड़ के 3 में चला गया तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=3 इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल बट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है ना। ये क्या आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड यू कैन से थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, क्लियर है। एंड दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। तो देखो
अगर इलेक्ट्रॉन सभी एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आता है लौट करके तो इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। ये साइंटिस्ट लाइमन ने बताया था, लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर इलेक्ट्रॉन सभी हायर स्टेट से सेकेंड पे लौट के आता है तो उसे बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और ये जो बाल्मर सीरीज हैं यही बच्चों विजुअल होती हैं, इसे बोलते हैं विजुअल लाइंस, बहुत ध्यान रखना। और लाइमन सीरीज जो ये लाइंस मिलती हैं ये अल्ट्रा वायलेट रीजन मिलती हैं। ओके नाउ अगर इलेक्ट्रॉन सभी हाई एनर्जी लेवल से थर्ड में वापस लौट के आता है, देखो 7 से 1, 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, यहाँ पर 7 से 2 में आ रहा है, 6 से 2 में आ रहा है, 5 से 2 में आ रहा है, ये सभी से 2 में आ रहा है, यहाँ पर n इक्वल टू थर्ड में आ रहा है, तो इसे बोलते हैं पार्शियल सीरीज। पार्शियल सीरीज। और अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ में आ रहा है वापस तो इसे बोलते हैं ब्रैकेट, KET, एंड दिस इज कॉल्ड पी फंड। बच्चों इसके बाद एक सीरीज और डिस्कवर हो चुकी है, ऑल्दो उसको बुक में मेंशन नहीं है, इसका नाम है हम्फ्री सीरीज। इलेक्ट्रॉन अगर 6 में लौट के आता है फ्रॉम 7 to 6, 8 to 6, 9 to 6 लाइक दैट, बट ओनली दिस सीरीज यू कैन see from microscope. Okay, visual lines, these are called visual lines. अब देखो बोर का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि उन्हीं के फॉर्मूले से इन सभी लाइंस की जो है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी निकाली जा सकती है। अब आप याद करो, वी नो फ्रॉम बोर्स फॉर्मूला 1/λ इक्वल टू R जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर है? ये फार्मूला हमने सीखा है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, दिस इज द फार्मूला एंड दिस फार्मूला इज अप्लाइड इनटू द स्पेक्ट्रम। अब देखो कैसे। अच्छा, हम लोग कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन। तो फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वी कैन टेक जेड इक्वल टू 1। सो फार्मूला क्या बनेगा हमारा? 1/λ इक्वल टू R इंटू 1 का स्क्वायर, देन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है? नेक्स्ट, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं लिखता हूं लाइमन सीरीज। तो क्या होती है बच्चों लाइमन सीरीज? लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन सभी हाई एनर्जी लेवल से 1 पे आता है। सो देखो इस फार्मूले में मैं क्या करूंगा, ये जो फार्मूला लिखा मैंने इसमें देखो ध्यान से, 1/λ इक्वल टू R, और जेड तो 1 होगा क्योंकि मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लिख रहा हूँ। 1 सभी हाई स्टेट से कहाँ पे लौट के आ रहा है? 1 पे। तो n1 कितना हो गया हमारा? 1, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर। और कहाँ से लौट के आ रहा है? n2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? दिस n2 कैन बी 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। एकदम क्लियर ना? तो लाइमन सीरीज को डिफाइन कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल है। क्या हर चीज़ की डेफिनेशन लिखने की क्या जरूरत है? आप क्या बोलोगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स come back to the first energy level, then it is called Lyman series in hydrogen spectrum. Now second आते हैं बाल्मर सीरीज। इसको कैसे डिफाइन करोगे? सो 1/λ इक्वल टू R, कहाँ पे लौट के आ रहा है इलेक्ट्रॉन? सेकेंड एनर्जी लेवल में, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2
N2 का स्क्वायर एंड यहाँ पर N2 कितना होगा। नाउ कहाँ से लौट के आएगा, देखो इसमें, देखो ध्यान से इसको, सेकेंड पे आ रहा है किससे, 7 से, 6 से, 4 से, 3 से, है ना, 5 से, 4 से, 3 से। सो N2 की वैल्यू क्या होगी, 3, 4, 5, 6, 7। सो N2 किससे स्टार्ट होगा, 3, 4, 5, 6, 7, और सभी किस पे आ रहे हैं, सेकेंड एनर्जी लेवल पे। इसके बाद तीसरा आपने क्या पढ़ा है, पार्शियल सीरीज। So in partial series, the formula of wavelength equal to R 1 upon 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, और N2 की वैल्यू क्या आएगी, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। सो आपको अगर डिफाइन करना हो कि व्हाट इज बाल्मर सीरीज, तो हाउ विल यू डिफाइन इट, यू विल से कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एनर्जी लेवल्स come back to the second energy level, that is called Balmer series. ठीक है, like that you can define partial series from other energy levels, it come back to the third energy level, other high energy levels, right। यानी कि अब यहाँ पर 2 की वैल्यू ले लो, हाई एनर्जी लेवल से 3 पर आ रहा है। एंड इसी तरीके से हम जो हमारी अगली सीरीज है ब्रैकेट एंड पी फंड, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, इसके बाद आप खुद लिख सकते हो, फ्रॉम ब्रैकेट सीरीज 1 बाई लैम्डा इक्वल टू R 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, और यहाँ पे N2 क्या होगा, 5, 6, 7, 8, लाइक दैट। ओके, so out of 5 series, one series that is called Balmer series lie in visible region, these are called visible lines। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जरा वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आ सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ एमिशन लाइन, ये एमिशन लाइन क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, एब्जॉर्प्शन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल में आ रहा है, लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है और एनर्जी को एमिट कर रहा है, तो ये एमिशन होता है। एमिशन में क्या होता है, एनर्जी एमिट होती है, और एनर्जी एमिट कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आ रहा है। ठीक है, सो फाइंड नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप from n equal to 6 to ground state। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बच्चों इसका आंसर निकालने के लिए बुक्स में फॉर्मूलेस अवेलेबल हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि फार्मूला ना याद करें, थ्योरी से निकाल सकते हैं इसको, बट पहले फार्मूला बता देता हूँ। नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स, नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो आप n की वैल्यू 6 पुट कर दिए, 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 15 लाइन्स पॉसिबल है। बट आपने कुछ सीखा नहीं कैसे आ गया, क्योंकि फार्मूले से तो हमारा माइंड ब्लॉक रहता है, हमें पता नहीं चलता कैसे आई चीज़ें, बट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना कि फार्मूले आपको याद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसमें फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन n=6 एनर्जी लेवल में है, हमें ये नहीं पता कि वो 6 में कैसे पहुंचा। वो 6 से 1 से डायरेक्टली 6 में पहुंच सकता है। देखो ध्यान से, दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। ओके बच्चों, 6 पे है, अब ये 6 से 1 पे पहुंचा होगा, या 2 से गया होगा एनर्जी देने के बाद, या 3 से गया होगा, वी डोंट नो। तो हम सारी पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब ये वापस लौट के आएगा तो हम सारी पॉसिबिलिटी देखेंगे कि वो कैसे
6 से डायरेक्टली 1 पे आ सकता है इलेक्ट्रॉन, या फिर 6 से 5 में आएगा और 5 के बाद फिर 1 में आ सकता है, या 6 से 4 में आएगा फिर 4 के बाद 1 आ सकता है, या 6 से 3 आएगा 3 के बाद 1 में आ सकता है। तो कैसी पॉसिबिलिटी देखो लेनी है आपको, इलेक्ट्रॉन 6 से 1 डायरेक्टली आ सकता है, फिर 5 से 1 भी आ सकता है, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो 6 से 5 में आके 1 आ सकता है, 6 से 4 से आके 1 में आ सकता है, 6 से 3 में आके 1 में आ सकता है, या ऐसे 6 से 2 आया फिर 1 में आ सकता है, 6 से 5 से 2 एंड 4 से 2 एंड 3 से 2, और फिर इसके बाद 6 से 3, 5 से 3, 4 से 3 एंड 3 से 3 नहीं हो सकता, देन 6 to 4, 5 to 4 एंड देन 6 to 5। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब ये कैसे हुआ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 से डायरेक्टली 1 पे आ सकता है। अब फाइंड नंबर ऑफ इमिशन लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम n इक्वल टू 6 टू ग्राउंड स्टेट। एक एटम तो होगा नहीं, n इक्वल टू 6 में है, तो जैसे वो पहुंचा होगा 6 में वैसे वो ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक। तो देखो क्या होगा, 6 से 1 पे आया डायरेक्टली, या फिर 6 से 2 पे आया फिर 1 पे आ सकता है, या 6 से 3 पे आके 1 पे आ सकता है, 6 से 4 पे आके 1 पे आ सकता है, 6 से 5 पे आके 1 पे आ सकता है। नाउ 5 से 1 पे आके 5 से 1 डायरेक्टली आ सकता है, या 5 से 2 गया फिर 1 पे आ सकता है, 5 से 3 गया फिर 1 पे आ सकता है, 5 से 4 गया फिर 1 पे आ सकता है, लाइक दैट। तो आप ऐसे कर, इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस आप ऐसे कर सकते हो, 6 से 1, 6 से 2, 6 से 3, 6 से 4, 6 से 5 एंड 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एकदम क्लियर है क्वेश्चन? ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इतना डायरेक्टली फॉर्म लगाने से सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, फाइंड नंबर ऑफ इमिशन लाइन when electron drop from n equal to 6, when electron drop from n equal to 6। ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, तो मैंने एमिशन को हटा दिया और ऊपर लिख दिया आपको विजुअल लाइंस। ऑल्दो ये भी एमिशन लाइन है बट लिख दिया ऊपर विजुअल लाइंस। अब ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, मैं तो बता ही नहीं सकता आपको, फिर कौन बताएगा, मुझे बताना पड़ेगा ना पहले। तो फाइंड नंबर ऑफ इमिशन या विजुअल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम n इक्वल टू 6। सो आपको पता है कि n इक्वल टू 6 से टोटल इतनी लाइंस मिलती हैं। अब इसने कहा विजुअल लाइंस क्या होती हैं, जो कि बाल्मर सीरीज में आती हैं, याद है। विजुअल लाइन वही होती है जब इलेक्ट्रॉन सभी हाई एनर्जी लेवल से 2 पर ड्रॉप हो, दिस इज द 2 सेकेंड एनर्जी लेवल, तो केवल हमको 2 कंसीडर करें, क्योंकि विजुअल लाइंस तो, अब टोटल लाइन तो 15 बनेंगे इसमें, लेकिन विजुअल कौन कौन सी होंगी, 6 से 2 विजुअल होगी, 5 से 2 विजुअल होगी, 4 से 2 एंड 3 से 2। क्वेश्चन फिनिश। तो कितना जाएगा, 4 लाइंस। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा, इसके लिए तो आपका दिमाग ही होना चाहिए, आपके पास तो माइंड ही होना चाहिए। समझे बात को? ये हो गया। और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ emission line in IR region when electron drop from n equal to 6।
अब क्या करोगे, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, तो बेचारा फेल हो गया सब जगह। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, सॉरी कैसे करें। आई आर रीजन क्या कहाँ पे होता है, तो वापस से जो मैंने बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम बनाया है उसी को देखते हैं। ये देखो कितना अच्छा है। आई आर रीजन कौन कौन सा होता है, लाइमन सीरीज यूवी रीजन में, और ये विजुअल रीजन में, और ये तीन सीरीज होती हैं आई आर रीजन होता है, ये तीनों। ओके, इसके बाद जो हम्फ्री डिस्कवर्ड होती है ना, वो भी आई आर रीजन में होती है। सो इलेक्ट्रॉन जब 3 में आएगा तब भी आई आर रीजन होगा, 4 में आएगा तब भी आई आर रीजन होगा, और 5 में आएगा तब भी आई आर रीजन होगा। ठीक है, सो हमको पता है कि 15 लाइन्स बनती है टोटल। तो देखो 6 से 1, 6 से 2, 6 से 3, 6 से 4, 6 से 5, कितना बढ़िया है। 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5, नो नो नो, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, स्टॉप, 3 से 1, 3 से 2 एंड 2 से 1। अब आई आर रीजन कौन सा होगा, जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होगा थर्ड एनर्जी लेवल में, फोर्थ में और फिफ्थ में। 1 वाला तो यूवी रीजन होगा, बेकार है। सेकेंड में तो विजुअल लाइन्स होगी, ये भी बेकार है। इधर आ जाओ, ये भी आई आर रीजन, ये भी आई आर रीजन, ये भी आई आर रीजन, आई आर आई आर आई आर, कितना है 6 लाइन्स। आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप आईआईटी में पास हो जाओगे। ओहो, पर आपको तो ये एम ही नहीं है, सॉरी, बट किसी का तो होगा। आई बात समझ में। अब देखो और कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ, find minimum and maximum wavelength in Balmer series of hydrogen spectrum, सच में ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बताऊँ मैं आपको। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो पहले लिखेंगे फॉर्मूला 1/λ इक्वल टू आर, जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। मैंने ये फार्मूला क्यों लिखा, क्योंकि बाल्मर सीरीज की बात हो रही है और मैंने फार्मूला ये गलत लिखा है, पता नहीं मैं क्या करता हूँ। n2 का यहाँ पे स्क्वायर होगा कि बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन सभी हाई एनर्जी लेवल्स में कहाँ पे आता है, 2 पर आता है। इलेक्ट्रॉन ड्रॉप into second energy level from other high energy levels, that is called Balmer series। अब ये क्या क्वेश्चन पूछा, मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, आपको इसी क्वेश्चन को सीख करके सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ओके। तो पहले निकालेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ। चलो मैक्सिमम पे हम बिलीव ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैक्सिमम वेवलेंथ पहले निकालेंगे। अब एक बात अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, पता है ना कि दो एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू एच न्यू। इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा तब भी एनर्जी डिफरेंस एच न्यू है, 3 से 1 पे आएगा तब भी एनर्जी डिफरेंस एच न्यू है। सो डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, अब इस फार्मूले से आप क्या समझ पा रहे हो, देख तो पा रहे हो मगर समझ क्या पा रहे हो कि अगर लेमडा मैक्सिमम होगा, रेसिप्रोकल है ना, तो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, और एनर्जी गैप अगर मैक्सिमम है तो लेमडा क्या आएगा, मिनिमम। क्या समझ रहे हो बात को आप, कि लेमडा मैक्सिमम निकालने के लिए एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम होना चाहिए।
तो फिर बाल्मर सीरीज है और एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम अगर होना चाहिए तो इसके बाद 2 के बाद क्या आ सकता है बताओ, सभी को पता है 2 के बाद क्या आता है 3। इससे मिनिमम एनर्जी लेवल हो सकता है क्या? यही मिनिमम एनर्जी लेवल पॉसिबल है फॉर द बाल्मर सीरीज। अब आप ये मत कहना सर यहाँ पे 1 कर दूँ तो आप पिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हायर एनर्जी लेवल से आपको लोअर में आना है, तो इसके बाद यहाँ पे हायर ही पुट करना है। बोलो समझ में आया? तो ये मिनिमम एनर्जी लेवल है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मैक्सिमम। इसको सॉल्व कर लोगे आप। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/9, ठीक है, 1/λ मैक्स। आर के टर्म में आंसर निकाल देना, कोई बात नहीं। तो कितना आ जाएगा 36। इसके बाद क्या होगा 4 9 जा 36, 5/36 राइट, एंड आर। सो लेमडा मैक्सिमम कितना आ गया बच्चों? सो लेमडा मैक्स इक्वल टू 36/5R, ये आंसर आ गया। अब आते हैं लेमडा मिनिमम में। यहाँ पर भी आपका माइंड यूज होगा 1/λ मिनिमम R 1/2 का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे n2 क्या पुट करूँ? तो आपको पता है कि जब वेवलेंथ मिनिमम होगी, कहाँ गया, जब वेवलेंथ मिनिमम होगी तो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना। अब एनर्जी गैप ज़्यादा क्या हो सकता है, यानी कि एनर्जी लेवल के बीच में गैप। अब यहाँ पे तो 2 है, इसके बाद बढ़ाओ लेवल, तो 2 के बाद 3, 2 के बाद 4 5 6 7, क्या रख कितना बड़ा एनर्जी लेवल ले सकते हो आप। तो जब एनर्जी गैप को मैक्सिमम करना है तो दूसरा लेवल तो इन्फिनिटी मान लो, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो एनर्जी गैप देखो कितना मैक्सिमम होगा, 2 के बाद सीधा इन्फिनिटी, तो लेमडा क्या आएगी मिनिमम। सो यहाँ से कितना बचा है R/4। सो लेमडा मिनिमम कितना आ गया, लेमडा मिनिमम इक्वल टू 4/R। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, मैं क्या बताऊँ आपको। चलो थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ इसी पे। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ इन He+ स्पेक्ट्रम। इस बार मैंने हीलियम का स्पेक्ट्रम दिया है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ध्यान रखना। He+ स्पेक्ट्रम ऑफ बाल्मर सीरीज। और आपको डिफरेंट करना है तो मैं बाल्मर सीरीज की जगह यहाँ पे मैं लाइमन ले लेता हूँ। आप कहोगे सर तो बस एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन कराते रहते हैं बार बार, ठीक है, तो लाइमन सीरीज ले लिया मैंने। सो 1/λ इक्वल टू R Z²। जेड कितना रखोगे इसके लिए, याद है ना आपको, ये देखो फॉर्मूले RZ²। तो जेड हीलियम स्पेक्ट्रम के लिए जेड की वैल्यू क्या लोगे 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में। लाइमन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब लाइमन सीरीज के लिए जब आप लेमडा मैक्सिमम निकालोगे तो ये हो गया 4R, बाहर तो 4R हो गया, एंड 1/1 स्क्वायर। तो जब लेमडा मैक्सिमम है तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या होना चाहिए मिनिमम। तो 1 के बाद क्या करोगे मिनिमम एनर्जी डिफरेंस के लिए, 1 के बाद आएगा 2 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो, बहुत अच्छे बच्चे हो। इसके बाद 1/λ मिनिमम निकालना हो तो क्या करोगे, अगेन 4R 1/1 का स्क्वायर। तो एनर्जी गैप क्या होना चाहिए मैक्सिमम 1/∞ का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 इसे निकाल लो। ये 1/λ मैक्सिमम आएगा, तो लेमडा मैक्सिमम निकालना, तो जो भी इधर आएगा उसको रिवर्स कर देना है आपको।
हो गया आंसर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नाउ एक बात और देखो, जैसे कि 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1/1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन ये आ जाए, फाइंड वेवलेंथ फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सो फर्स्ट लाइन क्या होगी लाइमन सीरीज की, बताओ। फर्स्ट लाइन क्या होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आएगा, और सेकेंड लाइन क्या होगी 3 से 1, फोर्थ लाइन क्या होगी, थर्ड लाइन क्या होगी 4 से 1। तो देखो यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या करते हो आप, अगर यहाँ पे 1 है तो n2 कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे तो करते हो आप। तो देखो जब n2 की वैल्यू 2 होगी तो उसे बोलेंगे फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज 2 से 1। तो अगर ये पूछे कि वेवलेंथ फॉर फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज, सो आपको क्या करना होगा, n2 की वैल्यू 2 पुट करना होगा, तो 1/λ आर। अच्छा स्पेक्ट्रम किसके लिए, कौन से स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब मैं कहूँ कि वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो लाइमन सीरीज है ना, लाइमन सीरीज। नाउ आई आस्क वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन इन लाइमन सीरीज, है ना, वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन इन लाइमन सीरीज, कैसे निकालेंगे। सो 1/λ इक्वल टू आर 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, हीलियम प्लस होता तो 2 ले लेता है यहाँ पे, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/, सेकेंड लाइन क्या होगी n2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रखना कि इसको आप जो फर्स्ट लाइन होती है उसको आप h अल्फा, h बीटा, h गामा इस तरह बोल सकते हो आप, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बोलता फर्स्ट लाइन फॉर बाल्मर सीरीज, वेवलेंथ फॉर फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज, of hydrogen spectrum. So how will you solve this? So you know the formula, 1/λ equal to r 1 का स्क्वायर 1/, अच्छा बाल्मर सीरीज में कहाँ पे आते हो आप, सेकेंड स्टेट में, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और इसके लिए फर्स्ट लाइन क्या होगी, तो आपको पता है इसमें n2 की वैल्यू क्या होती है, n2 की वैल्यू 3 से स्टार्ट होती है, 3 4 5 6 7 ऐसे होता है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट लाइन किस में आएगी 3, तो इसके लिए h अल्फा थर्ड होगा, h बीटा 4 होगा। तो फर्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे 3 पुट करना है, सेकेंड लाइन के लिए 4 पुट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन एक बार आ गया था कि बाल्मर सीरीज के लिए वेवलेंथ क्या होगी फॉर द थर्ड लाइन। अब बताओ 2 तो ये फिक्स है, फर्स्ट लाइन के लिए 3, सेकेंड लाइन के लिए 4 और थर्ड लाइन के लिए क्या होगा 5। ये कौन सी लाइन होगी आपकी, थर्ड लाइन, यहाँ पुट कर दो 5, आंसर आ गया। ओके सो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। अभी एक लेक्चर इसमें और होगा, फिर ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा।